पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्ञान धारा के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, ज्ञान धारा में हम आपके साथ बहुत सारा ज्ञान साझा करते हैं। वो ज्ञान जो ध्यानियों को अपने ध्यान के द्वारा प्राप्त हुआ, उन्हें प्रेरणा मिली और आप सभी के साथ वो इस विजडम को शेयर करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ हैं प्रवीण भाटिया जी, जो कई वर्षों से जर्मनी में रह रहे हैं। पहले प्रवीण जी एक सरकारी बैंक में कार्यरत थे। उसके बाद वे एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर जर्मनी चले गए और 2020 में उन्होंने हर प्रकार का नौकरी छोड़कर एक स्पिरिचुअल कोच की तरह जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच। तो प्रवीण जी, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है आपकी जर्नी जब हम जानते हैं तो, पर आप हमें ये बताइए कि ये चेंजेस कोई आसान नहीं होते। जैसे सरकारी नौकरी में कोई हो तो उसको छोड़कर जाना आसान नहीं होता, ये कैसे हुआ? ये मेरे लिए भी इतना ही कठिन था जितना किसी और के लिए होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी जीवन का कुछ मिशन होता है, जब वो याद आना शुरू होता है तो ये काम आसान हो जाता है। शायद मेरी मेंटर कहती हैं कि तुम्हारा मिशन के प्रति डेडिकेशन था, उसने तुम्हें हिम्मत दी ये डिसीजन लेने की। अदरवाइज फॉर मी इट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। तो उसके बाद आप जर्मनी में गए एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो इतने साल आपने 2020 तक आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैंने 2008 तक की और उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट मेरे स्पिरिचुअलिटी में डेवलप होने लगे तो मेरा फोकस जॉब से हटते हुए स्पिरिचुअलिटी की ओर ग्रेजुअली बढ़ता गया और फाइनली अब जीरो हो गया जॉब में। तो सर, इस समय लेकिन नौकरी साथ चल रही थी? यह तब तक चलती रही, लेकिन फोकस नहीं था, तो जितनी खाली मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, मिनिमलिस्ट तरीके से मैंने जीने की आदत डाली। एंड दैट टू वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज फैमिली एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं। अब कोई फॉरेन में रहता है, यूरोपियन डेवलप्ड कंट्री में रहता है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन नेचुरली थी सपोर्ट करने की एंड सो ऑन। सो दैट वाज आल्सो ए चैलेंज इमोशनली। जी जी, परिवार की क्या रूपरेखा है? या नेचुरली परिवार की रूपरेखाएं, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है, लेकिन उनका मुझे सपोर्ट मिला तो इसलिए आसान होता गया। तो ऐसा बड़ा मोमेंट आया जिस पे आपको लगा कि बस एक ऐसा मोमेंट जो टर्निंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं? यस, टर्निंग पॉइंट, देयर वर मेनी टर्निंग पॉइंट्स, लेकिन 2008 ऑनवर्ड्स धरती पे परिवर्तन शुरू हुए थे। एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा था। उस समय लोग बातें करते थे कि 2012 में धरती में एक कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी। सो समथिंग वाज हैपनिंग। तो उसने मुझे बहुत प्रेरित किया कि कुछ और करूं। बट दैट वाज नॉट द टर्निंग पॉइंट, दैट वाज स्टार्टिंग। वहाँ से शुरुआत हुई। फिर खोज शुरू हुई तो डिफरेंट ट्रेडिशन में गए। हर जगह इंडिया में जो भी अवेलेबल है, मैंने शायद सारे ट्रेडिशन ट्राई किए अपना रास्ता ढूंढने के लिए। फिर मेरा रास्ता मिला और जर्नी इस तरह कंटिन्यू करती रही। वो रास्ता क्या था जिसने आपको अपनी तरफ खींचा? सबसे पहले मैंने विपासना की, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था। लकली जर्मनी में भी विपासना का सेंटर है। गोयनका जी की फेमस टेक्निक है, 10 डेज इंटेंसिव लोग एक्सपीरियंस करते हैं विदाउट एनी मोबाइल, खाना पीना, बुक्स, कुछ सब कुछ रख लेते हैं वो। उस 10 डेज में मुझे ब्लिस का एक्सपीरियंस हुआ। दैट यू कैन से दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट कि मैंने देखा कि बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के भी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आनंद की। लेकिन फिर भी वो रास्ता मेरा नहीं था वो, लेकिन मेरी शुरुआत थी। उसके बाद मैंने कई ट्रेडिशन की जब ट्राई करने के बाद मेरा रास्ता क्रिया योग का मिला, जो बहुत फेमस है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बहुत फेमस बुक है परमहंस योगानंद जी की, वो क्रिया योग का रास्ता है। जी, तो क्रिया योग आपके जीवन में कौन से साल में आया? 2009। अच्छा, और इसके अंतर्गत हम लोग ध्यान करते हैं और यस, योग के जो ट्रेडिशन है उसमें योग के 8 लिम्स माने जाते हैं। अष्टांग योग, यम, नियम और आसन। इसके बाद प्राणायाम, धारणा, ध्यान एंड सो ऑन, आप जानते हैं। एक गृहस्थ आदमी की लाइफ बहुत बिजी होती है,
उसके पास इतना टाइम नहीं होता, नियम को वो फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि लाइफ के कंस्ट्रक्शंस हैं, लाइफ का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जॉब है तो नियम पालन नहीं कर सकते, आसन में समय निकल जाएगा तो ध्यान का समय नहीं मिलेगा। गृहस्थ के पास जितना कम समय होता है, इस अष्टांग योग के 3 यम, नियम और आसन हट के खाली पंचांग योग जो बना ये क्रिया योग है। जहाँ पे हठ योग खत्म होता है वहाँ से क्रिया योग की शुरुआत होती है। ये बहुत पवित्र रास्ता है, तो मुझे लकली मिला, मैं उसके प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड है। जी, आपकी बात से मुझे ये ख्याल आया एकदम से कि जब पत्री सर ने भी हम लोगों को ये मार्ग दिया तो उन्होंने यम नियम काट दिया, क्योंकि क्या नहीं करना और क्या करना है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है पाथ इंसान के लिए। इसमें दोनों नुकसान होते हैं, एक तो पाथ डिफ़िकल्ट होता है, सेकंड ड्युअलिटी इस 3rd डायमेंशनल मैट्रिक्स का बेस है, और अगर हम यम नियम के बारे में बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं तो हम ड्युअलिटी में फंसे रहते हैं। हाँ, हम फंसे रहते हैं, से परे जाना है जी। और इसीलिए यम नियम और आसन तीनों हट के क्रिया योग पंचांग योग शुरुआत ही इसकी होती है। लेकिन इसमें एक और बात है, पहले क्यों करते थे, हमारी बॉडी में मल कहते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं, अगर हमने अपनी बॉडी को आसन से शुद्ध नहीं किया और डायरेक्ट हमने प्राणायाम किया तो कई सारी डिसीज सरफेस पे आ सकती हैं। दैट वाज द रीज़न कि हम उसके थ्रू पहले करते थे। लेकिन अब नए समय में क्रिया योग में उसमें से वो चीज़ सिस्टम इस तरह हटा दिया गया है कि उसका असर भी नहीं आता और बहुत फास्ट कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन होता है जी। मोर ओवर फॉर मी, जो लोग भी सुन रहे हैं, योग को सर्कस बना के कोई फ़ायदा नहीं है। योग का जो अल्टीमेट उद्देश्य है समाधि, वहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य अगर बनाना है तो आसन को उतना ही समय देना चाहिए। आप लोग, ज़्यादातर लोग आसन में ही अटक जाते हैं। हमको कर्तव्य, शारीरिक कर्तव्य पे ज़्यादा फोकस वो तो सर्कस का कोई भी एक कर सकता है, कोई भी कर सकता है। उसके बदले हमें समाधि तक पहुंचना है, आसन से बियॉन्ड जाना है। ये लक्ष्य सबको क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी सर कि आपका एक YouTube चैनल है, उसका नाम क्या है सर? उसका चैनल युग परिवर्तन। युग परिवर्तन। तो ये जो युग परिवर्तन चैनल है, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? मैंने देखा कि आप 5D अर्थ के बारे में काफ़ी बात करते हैं, तो ये युग परिवर्तन की प्रेरणा कहाँ से आई? यही बहुत इंटरेस्टिंग मेरी लाइफ में, पहले आपने टर्निंग पॉइंट पूछा था, ये एक टर्निंग पॉइंट है। मेरे क्रिया योग परंपरा में मेरे गुरु हैं परमहंस प्रज्ञानानंद जी, लेकिन मेरी एक और गुरु हैं, वो जापान की लेडी हैं लेकिन जर्मनी में रहती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये क्वेश्चन भी उससे लिंक है कि कैसे मैंने जॉब छोड़ के, सरकारी नौकरी छोड़ के जर्मनी पहुंचा, क्योंकि डिवाइन प्लान जब अनफोल्ड होता है तो परिस्थितियां बनाता है। जापान की लेडी जर्मनी में रहती थी, मैं इंडिया से वहाँ पहुँचा और हम दोनों एक ही ट्रेडिशन में इनिशिएटेड थे क्रिया योग में, इसलिए हम मिले। ये उनकी प्रेरणा है, ये उनका इंस्पायरेशन। उनका क्या नाम है? हर नेम इसूमी। ये आपके चैनल पर भी अब मेरे ख्याल से आई हैं कुछ, क्योंकि ये उनका मोटिवेशन है, उनका इंस्पायरेशन है। तो जब भी हमारे चैनल में कुछ होता है, से आफ्टर एवरी 1000, पहली बार जब 1000 मेंबर हुए तो मैंने उनको इनवाइट किया, तब से ये ट्रेडिशन है कि जब भी 1000 मेंबर ऐड होते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि आप एड्रेस करें। एंड शी वाज, अभी वो इंडिया में थी। अच्छा। पहली बार इंडिया में आई थी। इंडिया के लोगों को बहुत लोगों ने उनका वार्म वेलकम किया एंड समथिंग हैपेंड कॉन्शियसनेस के लेवल पे। बहुत हमने क्वांटम जंप किया है इस पीरियड में। रिसेंटली इट हैपेंड फ्रॉम 26 to 31 अक्टूबर इन ऋषिकेश। जी, ये बहुत जो धरती पर परिवर्तन चल रहे हैं, 2012 में लोग डरते थे क्योंकि मायन कैलेंडर वहाँ पर ख़त्म हो जाता था, तो लोग समझते थे कि बस 2012 में सब खत्म हो जाएगा जी। लेकिन हकीकत में हुआ क्या कि हमने तो 2012 भी सरवाइव किया। तो होना क्या था कि वो जो मृत्यु थी वो आपके एक जो शैडो सेल्फ की हम बोल सकते हैं, मतलब जो आपकी डार्क साइड बोल सकते हैं, उसकी ग्रेजुअली सरफेस पे आकर वो खत्म होने लगी। एग्जैक्टली। लोगों ने इसको गलत समझा, लोगों ने इसको सोचा कि प्रलय होगी या एक सभ्यता का अंत होगा। वेयर एज ये पुराने डिसफंक्शनल कॉन्शियसनेस का स्लोली खत्म होके और इसको नई को प्रकट होना था। मोर ओवर, मैं शामान से मिला हूँ जो मेक्सिको के हैं, जो उस जगह से आए हैं, उनको वहाँ की भाषा बोलते हैं। उन्होंने उस लैंग्वेज में बताया कि इट वाज नॉट 2012, इट इज़ ए वेरी बिग कॉस्मिक साइकिल जी। और सो 36 ईयर की इस बिग कॉस्मिक साइकिल का मिड पॉइंट उन्होंने बोला 2012 है। 18 ईयर पहले भी हो सकता था, 18 ईयर बाद भी हो सकता था। इस 36 ईयर का मिड पॉइंट उन्होंने कह दिया, दैट वाज 2012 जी जी। So, लेकिन एक आम आदमी की ये आम आदमी को लगा कि 2012 में प्रलय आ जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। So now with 2012 plus 18, so it has to be happened before 2030.
2030 में क्या होगा? 2030 से पहले कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होने की एक पॉसिबिलिटी, लेकिन वो तो अभी भी हो ही रहा है। बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन एक इतनी बड़ी जब कॉस्मिक साइकिल में घटनाएं होती हैं तो उसको हम चाहे कुछ लोग ना फील कर पा रहे हो, लेकिन शिफ्ट हो रहा है। लेकिन शिफ्टिंग तो एक प्रोसेस है, शिफ्टिंग का उस प्रोसेस का जो असर दिखना शुरू होगा दैट मे बी आफ्टर सम ईयर्स। जी, तो इसको अगर हम 5D समझे, सबसे पहले हम 5D समझते हैं। कितने लोग बात करते हैं 3D, 4D, 5D। लोगों का पहला प्रश्न होता है कि 4D की कोई बात नहीं करता। जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारा जो जीवन जिसको हम अभी जी रहे हैं बॉडी में, ये जीवन है। जीने के बाद एक और डायमेंशन है जिसमें हम कहते हैं हमारा शरीर छूट गया या मृत्यु हो गई। उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? उसमें हम टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता। अभी हम स्पेस और टाइम में ट्रैप, हाँ, कैद हैं। उस जब हमारी ये कैद छूट जाती है 4 डायमेंशन में, और भी कई चेंजेस होते हैं, लेकिन एक समझने के लिए कि कम से कम एक हम टाइम के कंस्ट्रेंट में नहीं होते, दैट इज़ 4th। लेकिन हम 3rd और 4th में रिसाइकिल होते रहते हैं, आप एस्ट्रल में जाते हैं और एस्ट्रल से हम वापस आते रहते हैं। ये साइकिल कंटिन्यू करती है। तो अब जब 5th होगी तो हम इसके बियॉन्ड परे चले जाएंगे। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट 50। तो मैं आपसे ये एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी कि इस ज्ञान का स्रोत क्या है? ये मेरी जो दूसरी गुरु हैं, मेरी मेंटर जापान की इसुमी जी, जिनके बारे में मैंने पहले बताया था, उनके थ्रू मुझे ये ज्ञान सारा मिला। जी, तो मैंने क्या आप इस पर किताबें वगैरह भी पढ़ते हैं? किताबें, यस, मार्केट में जो भी बुक्स हैं, मटेरियल हैं, नेचुरली उसको इंटरेस्ट भी होता है, क्यूरियोसिटी हाँ, होती है, हाँ। किस तरह और लोग देखते हैं, बट शी हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। तो शी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बुक, शी हैज़ द एक्सेस। तो उनके पास जो स्रोत है वो सबसे मेरे लिए रिलायबल होता है। बाकी मैं कभी कभी उसको कंपेयर करने के लिए पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। ये इस इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने कोई किताब की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। तो ये ज्ञान आपके ध्यान में भी आया था? यस। किस फॉर्म में? ध्यान में ये विजन्स की फॉर्म में आता है। मुझे बहुत सारे लोग, मैं ये भी कहना चाहूँगा, चूँकि चैनल के लोग सुन रहे हैं, हर तरह के लोग सुनते हैं, वो विजनर्स को बहुत महत्व देते हैं। इसमें थोड़ा सा एक रिस्क भी है। आजकल का जो एजेंडा है, हमने अपने ईगो पे काम नहीं किया है, और हम कोई भी विजन तो प्योर है, लेकिन वो फिल्टर हमारे माइंड के थ्रू ही होता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा विजन्स को महत्व नहीं देता, इसीलिए मैं ज़्यादा बताना भी नहीं चाहता कि इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। यस, मुझे इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब आप हमें बताइए कि 5D अर्थ है क्या? जो 3rd डायमेंशन या 4th डायमेंशन की मिला के जो ये कॉम्बिनेशन है, ये सेपरेशन बेस्ड है। इसको हम माया भी कहते हैं, लीला भी कहते हैं। इसका बेस्ड है डुअलिटी। डुअलिटी में 2 हैं, इसीलिए लाइट और डार्क दोनों हैं, और दोनों के बीच में स्ट्रगल है, अप्स एंड डाउन्स हैं, ज़िंदगी का ये फेस है। और जो 5th डायमेंशन है, अगर उसको एक शब्द में कहें तो वननेस पे बेस्ड है। तो सर, आप हमें ये बताइए कि क्या हम सभी लोग अगर 5D में जा रहे हैं, तो ये तो बहुत इनजस्टिस मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि कई लोग अपने प्रॉपर फैमिली ड्रामास में जी रहे हैं, कई लोग एडिक्शंस में हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, और गलत काम भी हो रहे हैं। तो क्या सभी 5D की ओर बढ़ रहे हैं? यस, इसका मैं 2 आंसर देता हूँ, क्योंकि आपने पूछा है कि मुझे लगता है अनजस्टिस होगा। दिस इज़ द कंस्ट्रक्ट ऑफ 3rd डायमेंशन रियलिटी, पनिशमेंट और रिवार्ड। जब वो ड्रामा में इन्वॉल्व हैं तो उन्हें तो थोड़ा बहुत पनिशमेंट मिलना चाहिए, या अदरवाइज उन्हें ये रिवार्ड क्यों मिल रहा है। ये 3rd डायमेंशनल की सोच है। अगर हम शिफ्ट करेंगे जो वननेस पे बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन अपने आप एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज़ वन थिंग, बट स्टिल द क्वेश्चन इज स्टिल वैलिड। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि पहले इस शिफ्ट में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ थी, वी कॉल्ड इट टाइमलाइंस। बहुत सारे वेरिएशन थे। उस वेरिएशन के हिसाब से एक वेरिएशन ये भी था कि जो लोग, क्योंकि कॉस्मिक लॉ फ्री विल है, अगर उनकी विल ही नहीं है तो वो क्यों हायर असेंड करेंगे। ये पहले एग्जिस्ट करती थी, अब सारी टाइमलाइन मर्ज हो रही है। दैट मीन्स कंप्लीट ह्यूमैनिटी असेंड करेगी, एंड दिस इज अ गुड न्यूज़। जी, गुड न्यूज़ तो है, लेकिन मतलब ऐसा लगता है कि अभी कुछ लोग तो ऐसा लगता है रेडी नहीं है। यस, दे विल बी रेडी हमारे बिहेवियर से। जब ये शिफ्ट स्टार्ट होगा, ये शिफ्ट एक फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी सबको प्रभावित करेगी। जो लोग, अभी बहुत कम लोग अवेकेंड हैं या अवेकनिंग प्रोसेस में हैं। जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, ऊपर टॉप में बहुत कम लोग हैं। दे विल क्रिएट ए ब्रिज, दे विल क्रिएट ए फ्रीक्वेंसी।
जब ये फ्रीक्वेंसी होगी तो वो उनमें बहुत तेज़ी से असर होगा। जी, तो इसका कोई टाइम भी प्रिडिक्टेड है कि कब तक ये फुल असेंशन हो जाएगा लोगों का? यस, असेंशन जैसे बर्थ है तो वो डिलीवरी तो 9 महीने बाद होती है, लेकिन प्रोसेस उसके पहले स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इसको इस तरीके से देखें तो शिफ्ट या इवेंट कहा जाता है। इवेंट वो पॉइंट है जहाँ से बहुत तेज़ी से ये स्टार्ट होगा प्रोसेस, लेकिन फिर भी कंप्लीटली जिसको हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे इसको करने में एक जनरेशन लग सकती है, से 50 to 60 ईयर्स, जब पूरी तरह 5th डायमेंशन अर्थ पे इस्टेब्लिश हो जाएगी। बट इमीडिएटली आफ्टर इवेंट चेंजेस जो हैं दिखने शुरू। इवेंट तो हम कई बार नाम सुनते हैं, द इवेंट। सो इवेंट क्या है, ये भी शायद आपके दर्शकों को एक बार सुनने में पता लगना चाहिए। जो पुराना सारा डिसफंक्शनल है वो हटना है। कैसे हटेगा? उसके लिए एक तरीका जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड बात कही जाती है, सोलर फ्लैशेस आएंगे। हाँ, वो तो आ ही रही हैं, वो अब आ रही हैं। जब अभी आ रही हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में आती है। डिवाइन प्लान इतना परफेक्ट है कि ये प्रिपेयर करता है। तो जब सोलर फ्लेयर्स आती हैं तो हमारे सेल एक्सपेंड होते हैं फॉर सम आवर्स। वो लाइट का जो थ्रेशोल्ड अभी तक जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता था उस पीरियड में बढ़ जाता है। हम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी प्रिपेयर हो रही है नेक्स्ट डायमेंशंस के लिए। इसमें जो कुछ भी डिविनिटी का पोटेंशियल था वो अभी अनफोल्ड नहीं हुआ, उसके लिए वो प्रिपेयर हो रही है। लेकिन जब इवेंट की बात होती है, इन दैट उसका मतलब होता है कि सोलर फ्लैश इतनी बड़ी क्वांटिटी में आएगी कि सारा डिसफंक्शनल हट जाएगा, सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंडा हट जाएगा। दैट इज द इवेंट। आफ्टर दैट इवेंट इट इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू एरा। जी, दैट इज द इवेंट। इवेंट का काफी बार हमने नाम यही सुना event है। हर बार द इवेंट बोलते हैं, पर यही इवेंट है। तो ये आते रहते हैं क्या? नहीं, सोलर फ्लैश तो छोटी छोटी क्वांटिटी में आ रही है, दैट इज नॉट द इवेंट। जो बिग सोलर फ्लैश है वो इतना बड़ा इवेंट है कि उसके बारे में उसके मैग्नीट्यूड का हमें आइडिया नहीं है ह्यूमैनिटी को अभी। इट इज बिलीव्ड कि उससे पहले 3 days ऑफ डार्कनेस हो जाएगी। जैसे हम कोई वेट लिफ्टर है, जब वेट उठाना होता है बहुत बड़ा तो सांस रोकता है पहले, तो सन अपनी पूरी एनर्जीज को विड्रॉ कर देगा। दैट इज द डार्कनेस। फिर उसके बाद जो सोलर फ्लैश इस हाईएस्ट क्वांटम में अर्थ पे आएगी, दैट विल क्रिएट द न्यू ह्यूमन अपग्रेडेड बर्थ। तो कैसा होगा वो न्यू ह्यूमन, और कैसी होगी वो न्यू अर्थ? जब वो पूरी तरह इस्टेब्लिश हो जाएगी तो उसकी ब्यूटी को हम अभी कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। हमारे जो परसेप्शंस हैं साइंस देखने के, सुनने के, ये बहुत लिमिटेड हैं। तो वो सब जब बढ़ जाएंगे तो बहुत ब्यूटीफुल अर्थ, मैं इतना कह सकता हूँ। लेकिन हमारा माइंड उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम जिस स्थिति में हैं उससे इतना ऊपर देखना तो शायद यस हमारे माइंड की लिमिटेशंस हैं। हमारे माइंड की कैपेसिटी 2.2% अभी न्यूरॉन्स डेवलप है और 10% ऑफ डीएनए। सो विद दैट लिमिटेशंस हम उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या ये मतलब कल्पना है या विशफुल थिंकिंग है? नो, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड इन एस्ट्रल वर्ल्ड। जो लोग हैं वो देख चुके हैं, जो एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह कर लेते हैं जिनकी मर्जी से। हाँ, जिनकी एक्सेस है वो देख चुके हैं, वो बताते हैं कितनी सुंदर है। ऐसी पढ़ा है ऐसी अर्थ के बारे में जो इतनी खूबसूरत होगी और जहाँ पर एनर्जी फ्री होगी और जहाँ पे मतलब बिल्कुल क्लीन, स्पार्कलिंग क्लीन, और इतनी डिपेंडेंस फूड पे भी नहीं रहेगी इंसान की। कंप्लीट बीमारी नहीं होगी, इंश्योरेंस नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, जॉब का स्ट्रगल नहीं होगा, जेंडर बेस्ड स्ट्रगल नहीं होगा, धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं होगी, वार नहीं होगी, कीड़े मकोड़े, पेस्टिसाइड्स, जो चीज़ हमें इसमें डालती है वो सब कुछ नहीं होगा। वननेस होगी और ह्यूमैनिटी पहली बार प्रेम का अनुभव करेगी। ये मैं जब कहता हूँ तो लोग कम पसंद करते हैं, लोग सोचते हैं हम तो प्रेम करते हैं अपने बच्चों को, पेरेंट्स को। दिस इज वेरी कंडीशनल, इट इज़ वेरी कंडीशनल। तो ये जो हमारी नई पृथ्वी आएगी, आपके हिसाब से इसको कोई एक जनरेशन लग जाएगी? एक जनरेशन तो मैं कहता हूँ इस्टेब्लिश होने में लग जाएगी, क्योंकि जो हमारा डिवाइन का जो पोटेंशियल है जब वो अनफोल्ड हो जाएगा तो भी हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। ह्यूमन जो है थोड़ा सा उसको समय लगता है, कुछ लोग करेंगे, बाकी उसको देख के करेंगे। सो इट मे टेक टाइम, इससे पहले भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सा समय भी लग सकता है। लोगों को आजकल अपनी नौकरियों की बहुत चिंता है। ये चिंता है कि अरे क्या होगा। चिंता शुरू हो गई थी कोविड टाइम से, तो वहाँ पर भी एक नौकरी का क्राइसिस आया था और अभी भी लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा।
एआई हम सबको रिप्लेस कर देगी, बहुत इनसिक्योरिटी है। तो हम किसी को बोलें कि हम तो 5D अर्थ में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो कहेंगे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या कि ये हम इतने क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमारी फैमिली में लोग इतने हेल्थ चैलेंजेस से, हाँ सर्वाइवल इश्यूज़ है वाकई, घर में फैमिली में भी सर्वाइवल इश्यूज़ हुए और उसके बाद नौकरी के लेवल में भी सर्वाइवल इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये कैसी न्यू अर्थ है आपसे अगर कोई पूछे तो? यस सी, जब भी हमारे शास्त्रों में बताया कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है तब उसका उदय होता है। हमेशा वो दोनों पीक पे पहुंचती है, यही उसको नए को क्रिएट करता है। सृजन का जो सिद्धांत है वो यही सिद्धांत है। तो जो चैलेंजेस हैं ये भी पीक पे पहुंच रहे हैं और इसके थ्रू हम अवेक हो रहे हैं। जैसे पिछले कोविड का आपने नाम लिया तो मैं कोविड की बात करता हूँ। कोविड के समय का जो चैलेंजेस था, जॉब खराब हुए, लोगों को लॉकडाउन कर दिया, ये ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा दुरुपयोग हुआ है। उनको फोर्स किया गया एक ऐसे सब्सटेंस को लेने के लिए जो प्रॉपरली टेस्टेड नहीं था, है ना। लोग नहीं लेना चाहते थे लेकिन उनको फोर्स किया गया। एंड नाउ आफ्टर 3 इयर्स कई लोगों ने लिया, उनको साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो कहते थे कि हमें बच सकते थे, उनके बिजनेस भी ख़राब हुए। सेम वे, क्योंकि दोनों पीक पे आके वहाँ पे होंगे। और जो आपने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का एक हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना कि इसका एक जो रिस्क है वो बहुत, इट इज़ ए टर्निंग पॉइंट फॉर ह्यूमैनिटी। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। आल्दो मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर उसको कंफर्म करता हूँ कि टाइम लाइन में सिर्फ सारे लोग असेंड करेंगे, लेकिन जो उसका रिस्क है वो रिस्क है कि ह्यूमैनिटी, ऑर्गेनिक ह्यूमन जिसके अंदर डिविनिटी का पोटेंशियल है, उसको ट्रांस ह्यूमन में कन्वर्ट करने का एक कोशिश है। आप इसको देख सकते हो, जैसे आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स को ले लेगा। इट इज़ नॉट ओनली दैट रिस्की, आपके इमोशन को भी ले लेगा। इमोशन तो हमारे अपने हैं, वो तो ऐसा लगता है अगर वो चिप्स अगर ब्रेन में इम्प्लांट हो जाए और आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आपको क्या करना है, आपको डे टू डे लाइफ में कैसे करना है, देन यू आर ए स्लेव फॉर एवर। कोई भी इवॉल्व होता है तो उसके अंदर से इच्छा पैदा होती है, उसकी इच्छा उसको मोक्ष या मुक्ति के द्वार पे अभी तक ले जाती थी। अगर वो कंट्रोल्ड हो जाए और आपकी वो इच्छा ही सप्रेस कर दी जाए तो कैसे मुक्ति होगी? ये ह्यूमैनिटी का, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई अपराध ह्यूमैनिटी पे हुआ नहीं, लेकिन लोग उसके रिस्क को नहीं समझ पा रहे, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एआई जिस तेज़ी से बढ़ रही है, इट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अगर दर्शकों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जैसे हमारे बॉडी में सेल ग्रो होते हैं, 1 2 में होता है, 2 4 6 8 16 डबल होते जाते हैं। सिर्फ 1 सेकंड पहले अगर वो डबल होते हैं, उस घटना से 1 सेकंड पहले वो 50%, उस समय पता नहीं लगता। उससे और पहले 25%, 25 कन्वर्ट्स टू 50, 50 टू 100। इसलिए हम सिंगुलैरिटी के इतने पास हैं। सिंगुलैरिटी मीन्स द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर हम ट्रांस ह्यूमनिज्म की डायरेक्शन में इतनी तेज़ी से बढ़ते रहे तो वो अपने आप टेक ओवर कर लेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ह्यूमैनिटी के लिए रिस्क बहुत गहरा है, इसके बारे में लोगों को समझना चाहिए, रोकना चाहिए। ये तो साइंस की प्रगति मानी जाती है एआई तो, जिसको मैनिपुलेशन कहते हैं अर्थ पे, ये इसी मैनिपुलेशन का हिस्सा है। वो इसको विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि हम उसको अपने लिए यूज़ करें? यस पॉसिबल है, अगर हमारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो जाए, मैनिपुलेशन का हिस्सा हट जाए। इंस्ट्रूमेंट तो कोई भी उसका मिस यूज़ करें या यूज़ करें, अगर वो डार्क हैंड में है, ह्यूमैनिटी को गुलाम बनाना चाहता है, तब इसका दुरुपयोग है। वो अनफॉर्चुनेटली इस समय दुरुपयोग की फॉर्म में, और अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तब यही टेक्नोलॉजी ह्यूमन के इंटरेस्ट में होगी। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और मुझे ऐसा, जैसे हम पढ़ा है कि आप कोई फ्यूचर में कोई डॉक्टर्स नहीं होंगे, कोई डिसीज़ नहीं होगा, तो सभी को अपना एक खतरा सा लगता है। क्यों? कि ये क्या हो रहा है कि भाई हमारा प्रोफेशन खत्म हो जाएगा। हम मेडिकल इंडस्ट्री का क्या होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या होगा। तो वो एक लोगों को एक मन में डर है। डॉक्टरों को या फार्मा इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ को भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो बीमार होते हैं। इसके होने के बावजूद वो भी तो बीमार नहीं होंगे। और अनजान का डर ह्यूमैनिटी के अंदर हमेशा रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये डर से उन्हें उबरना चाहिए, क्योंकि ये तो कितना ब्यूटीफुल न्यूज़ है। सी, अगर आपको ये न्यूज़ दी जाए कि कोई बीमार नहीं होगा, तो क्या आप डॉक्टर होती इसलिए आपको उस पर रिएक्ट करना चाहिए कि मेरा प्रोफेशन जाएगा? या एक ह्यूमैनिटी के लिए वरदान है। कितने लोग सफ़र करते हैं इंडिया में, वोमेन डिलीवर करने के लिए हॉस्पिटल नहीं जा पाती, रोड पे डिलीवर करके बच्चे की डेथ हो जाती है। वी आर सच ए मिजरेबल कंडीशन। इससे मुक्ति का आनंद मनाना चाहिए,
जी। तो 5D में एक बैंक्स, जैसे आप बैंक के एम्प्लॉय थे, तो पैसे का क्या स्टेटस रहेगा? जी, जब मैं कहता हूँ कि वहाँ पे 5D में मनी नहीं होगी, तो भी लोगों को इमीडिएटली लोगों को तो अब कंडीशनिंग से सोचते हैं, तो वो सोचते हैं कोई बार्टर सिस्टम हो जाएगा जैसे पहले था, किसी चीज़ को किसी चीज़ से एक्सचेंज करेंगे और हम पाषाण युग में पहुँच जाएंगे, स्टोन एज में पहुँच जाएंगे। नो, जब वननेस होती है तो कौन किसको देगा, कौन किसको लेगा। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारा माइंड अभी कंप्रीहेंड नहीं कर सकता, वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। इस ब्रह्मांड में अबेंडेंस है। आप एक बीज डालो गेहूँ का, मैं भी घूम के आ रहा हूँ, हर जगह अनंत देता है ब्रह्मांड। ये एक मैनिपुलेशन अर्थ में हुआ है, जो मैनिपुलेशन हट रहा है। इट्स नॉट ए बिग, जैसा हम बातें करते हैं हम सोचते हैं पता नहीं बहुत कुछ होने वाला है। वास्तविकता में जो हम थे वो हम भूल के नीचे गिरे हैं, हम वापस अपने उस युग स्वरूप को प्राप्त कर रहे हैं। इतना आसान है जी। तो आपके हिसाब से किसी को कोई डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो डर है बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी है। जो 5th डायमेंशन है ये अदर फ्रीक्वेंसी है, और इस डर को बढ़ाया जाता है आर्टिफिशियली। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, इस प्रोसेस को स्लो करने के लिए वार क्रिएट की जाती है। वार होती नहीं है, प्लांट की जाती है। सेम वे डर क्रिएट किया जाता है जॉब का या आने वाले बैंकिंग सिस्टम के कोलैप्स की जो अगर बातें होती हैं तो ये डर क्रिएट करते हैं। चाहे बैंकिंग सिस्टम ले लीजिएगा, चाहे शेयर मार्केट ले लीजिए, किसी भी तरह का। ये दोनों सिस्टम्स बहुत पैसे, मनी तो है हमारा एक सिस्टम अभी मनी पे बेस्ड है। हाँ, मनी बेस्ड है, और हमारी सिक्योरिटी उससे जुड़ी होती है, तो हमें लगता है कि क्या होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये डिसफंक्शनल है 5th डायमेंशन के लिए। 5th डायमेंशन के लिए जो भी डिसफंक्शनल है उसको हटना है। आप उसको हटने के लिए रजिस्ट करो या उसको हटने का उत्साह मनाओ कि हम एक नए युग में जा रहे हैं। सिर्फ ये चॉइस ह्यूमैनिटी के पास है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इस समय में रह रहा है और उसकी 2-4 दिन में मृत्यु हो जाए, तो वो किस डायमेंशन को छोड़कर जाए और वो क्या होगा उसका? यस, वेदर ही विल असेंड और नॉट। यस, ये बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन है। अभी 3rd और 4th दोनों जुड़ी हुई है। 3rd में जो मैनिपुलेशन है, इसकी वजह से ह्यूमैनिटी इतनी मिजरेबल कंडीशन में है। 4th में भी इसी तरह के वहाँ पे भी ट्रैप हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको कर्म के बंधन में ट्रैप करके रिसाइकिल करके अर्थ में भेजा जाता है। दोनों में इक्वली काम हो रहा है, क्योंकि दोनों मिलके ही 5th में जाना है, दोनों के बियॉन्ड है। लेकिन अभी अब इससे पहले के कुछ सालों तक अगर कोई शरीर छोड़ता था तो काफ़ी समय तक 4th डायमेंशन में वो रहता था। उसको किसी तरह मैनिपुलेट करते थे कि ये तुम्हारे स्पिरिट गाइड हैं, ये कर्म के हिसाब से तुम्हें इस फैमिली में जन्म लेना है, तब वो अर्थ पे दोबारा रिसाइकिल होकर आता था। इस समय जो भी बॉडी छोड़ रहा है नॉर्मल कंडीशंस में विद इन 3 मंथ्स अर्थ पे वो रीइंकार्नेट हो जाता है, क्योंकि इसकी सोल का प्लान इसको असेंड करने में है एंड विदाउट एनी बर्डन ऑफ कर्म। सारे कर्म का बोझ और मेमोरी वहाँ पे हट के वो वापस आ रहे हैं। इस समय जो लोग छोड़ रहे हैं, जनरल मैंने ऐसे कहा है, एक्सेप्शंस होते हैं। अभी भी किसी ने सुसाइड किया या किसी और तरह उसने शरीर छोड़ा तो उसको रिहेबिलिटेशन के लिए वहाँ रुकना पड़ सकता है, लेकिन जनरल लोग बहुत जल्दी अर्थ पे वापस आ रहे हैं। जो न्यू बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप उनके सिम्टम्स देखो, वो हमसे कितने डिफरेंट हैं, क्योंकि डिवाइन प्लान बहुत इंटेलिजेंट है। ये लोग वो बच्चे बन के आ रहे हैं जिन्हें इसको स्ट्रीमलाइन करना है, फिनिशिंग टच देना है इस प्रक्रिया क्या को। सिम्टम्स हैं उन बच्चों में? हमने तो नॉर्मल बच्चे ही देखे हैं सर। हम लोग कहते हैं कि इंडिगो चिल्ड्रन पैदा हो रहे हैं। हाँ। दीज आर द चिल्ड्रंस। कोई भी बच्चा जो आ रहा है वो इंडिगो चाइल्ड है। जरूरी नहीं है सब हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो ऐसे भी आ रहे हैं जिनको ये काम करना है। कोई बच्चे के माँ बाप ध्यान करते हो तो वो बच्चा की हाई पॉसिबिलिटी होगी कि वो इंडिगो चाइल्ड हो। ऐसा हो सकता है, और अगर नहीं भी हो तो भी, मान लो प्रहलाद था, उसके माता पिता राक्षस थे, तो भी वो एक स्पेशल चाइल्ड था। इसके अतिरिक्त भी हो सकता है। मतलब एक न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन अवेलेबल हो रही है। आप बहुत सारे पेरेंट्स से बात करके देखो, आपको पता लगेगा कि उनके बच्चे कैसे हैं। और मैं इस मौके पे ये भी कह सकता हूँ, अपने बच्चों पे अपने विचारों का बोझ मत डालें। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो नए युग के लिए आ रहे हैं। उनकी सोच हो सकता है कि आपसे अलग हो, क्योंकि वो नई आयाम की चेतना के साथ आ रहे हैं। जब आप उनके ऊपर अपना डालते हो, आपके पास तो पुराना है, उनको तो आप, कई बार ये कन्फ्लिक्ट भी होता है कि हमारी बात वो नहीं समझ रहे, उनको थोड़ा सा स्पेस और टाइम दें। मैं बहुतों को जानता हूँ, बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ तो मेरी आंखें एकदम चमकती हैं कि ये वो बच्चे हैं जिन्हें ये काम पूरा करना है। जी, तो ये बहुत खूबसूरत मोड़ पर हम हैं इस समय पृथ्वी के,
और हम इस समय में पृथ्वी पर हैं, मतलब इन एनर्जीज़ को देख पाए, महसूस कर पाए, इनमें जी पाए और इसमें कुछ हद तक कंट्रीब्यूट कर पाए, तो शायद ये बहुत बड़ी बात है। यस, हम सब बहुत, मैं समझता हूँ कि कितना अच्छी बात है। हमने सुना कि द्वापर युग हुआ था 5000 साल पहले। हम एक युग परिवर्तन के मोस्ट स्पेक्टेकुलर जो इवेंट है इसको देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और सबसे अच्छी बात आपने जो भी कही, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी कॉन्शियसनेस ही तो इसको क्रिएट कर रही है। तो वी आर कंट्रीब्यूटर, वी आर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल रियलिटी फॉर द ह्यूमैनिटी। जी, तो सर आपने बताया कि आजकल जो बच्चे आ रहे हैं, इंडिगो चिल्ड्रन आ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप भी 2 बच्चों के पिता हैं, तो आपका पेरेंटिंग का अनुभव क्या रहा? क्योंकि आप थोड़ी अवेयरनेस में आना शुरू हो चुके थे, क्योंकि आप 2008 के करीब आपका थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हो गया था। तो आज आप कैसे उन बच्चों की परवरिश करते हैं, और क्या आप उन बच्चों में आप उनका पात्र क्या देखते हैं? पेरेंटिंग में बहुत मेरा कम कंट्रीब्यूशन हो पाया फैमिली में, क्योंकि मैं बाहर रहता था। तो लेकिन मैं, और इंडियन कंडीशनिंग के हिसाब से मैं भी स्ट्रिक्ट फादर हो सकता था, लेकिन मेरी मेंटर से जब मुझे ये गाइडेंस मिली कि जो बच्चे हैं उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बच्चे आपके थ्रू कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, आप उनके मालिक नहीं हो। तो ये कंडीशनिंग से कन्फ्लिक्ट रहा। ये लगता था कि हमारी दायित्व हैं, ऑब्लिगेशंस हैं बच्चे को सही राह दिखाना, क्योंकि ऐसे ही हमने पढ़े, ब्रॉट अप हुए जी। इसलिए ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे मैंने ड्रॉप किए, ये लेयर्स मैंने ड्रॉप किए। मैं समझता हूँ मैं कर पाया हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मेरी वाइफ उतना अच्छा नहीं कर पाई, क्योंकि वो टीचर भी है और एक इस तरह वो अपनी ड्यूटी मानती है। तो दोनों ही ठीक हैं, लेकिन इससे एक बैलेंस्ड बच्चों को मौका मिला, फ्रीडम भी है और थोड़ा सा कंट्रोल भी है। और मेरे बच्चों में थोड़ा डिफरेंस भी है, 8 ईयर का डिफरेंस है 2 बच्चों में। सेकंड बेबी को मैं देख पाता हूँ कि उसमें काफ़ी वो सारी बातों को समझ सकती है। शी इज़ कैपेबल एंड इंटरेस्टेड। जी, तो कैसी होती है बच्चों की अपब्रिंगिंग 5D अर्थ में? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम अभी सेपरेशन बेस्ड और स्मॉल स्ट्रक्चर को जीने के आती हैं। मेरा परिवार और मेरे बच्चे, ये मेरा संसार बन जाता है। वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट जब वननेस में आती है तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट में होती है। बच्चे पूरी सोसाइटी के होते हैं। यहाँ पे एक मदर है या सिंगल मदर है, वो कई बार बहुत बोझ में दब जाती है, बच्चे के बोझ में। वहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी सोसाइटी सपोर्ट करती है। बच्चे उनके थ्रू आते हैं, लेकिन पूरा जब समाज उनको उठाता है, एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट होता है, देन इट इज़ मच ईजियर एंड ब्यूटीफुल टू हैव किड्स। बात लेते हैं सर एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज हम सोचते हैं तो लगता है कि उसने रोबोट्स को क्रिएट किया, और कहीं हमारे पेरेंट्स ने भी हम लोगों से यही एक्सपेक्टेशन करी, नौकरी करो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये सुनने में हमें बचपन से ही आया। तो कहीं कुछ रोल हमारी एजुकेशन सिस्टम का भी है, जिसने हमें सिर्फ तोते बनाया कि आप तोता बन के रट लीजिए और उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाकर प्रोड्यूस कर दीजिए, और निकल गए तो आपकी अच्छी नौकरी, अच्छी आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी और आपके कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे होंगे। मतलब ये हमारा अंडरस्टैंडिंग थी। और अगर हम शिक्षा का असली महत्व देखें तो हमें हमारे वेद हमारे कहते हैं, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो ये शिफ्ट क्या हम 5D अर्थ में देखते हैं कि हम एक तोता ना होकर जैसे हम एक मास प्रोड्यूस्ड हैं इस समय, ये बन जाओ, ये बन जाओ, ये बन जाओ, ये कमा लो, ये कमा लो, ये कमा लो, ऐसे पार्टनर से शादी कर लो, ऐसे पार्टनर से शादी कर लो। हम मास प्रोड्यूस्ड हैं इस समय। तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि एजुकेशन सिस्टम का क्या स्वरूप रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ह्यूमैनिटी के अंदर डिविनिटी का बीज हमेशा से था जी। ये बीज हमेशा जर्मिनेट हो सकता था, वृक्ष बन सकता था। ये सिर्फ इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने नहीं बनने दिया। एजुकेशन सिस्टम इसलिए ख़राब है क्योंकि ये हम कहते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फिर सेकेंड, थर्ड, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ। इंडस्ट्री को गुलाम चाहिए। गुलाम तभी अच्छा बनता है जिसकी सोच ख़त्म हो जाए।
उसकी सोच को ख़त्म करने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो एजुकेशन सिस्टम है। एक छोटे बच्चे को प्रोग्राम कर दो, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो दुनिया को देखता है, उस चश्मे से देखता है। उसका चश्मा इतना छोटा कर दिया एजुकेशन सिस्टम में क्योंकि उसको गुलाम चाहिए था। ये सारा डिसफंक्शनल मैं कहता हूँ सारा हटेगा, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस एजुकेशन सिस्टम को हटने की। तो क्या मतलब हट तो गया सिस्टम, लेकिन नए का क्या स्वरूप है? नए का स्वरूप होगा जो ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में होगा। और एक और बात भी शायद लोगों को अच्छी लगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर हम क्या करेंगे। वहाँ पे जॉब नहीं है, जॉब की ज़रूरत नहीं है। अगर थॉट्स मैनिफेस्ट होते हों और रियलिटी आपके कॉन्शियसनेस क्रिएट करती हो, तो वहाँ पे इस तरह के तो जॉब नहीं है। तो जिस जॉब की ज़रूरत नहीं है उस जॉब के लिए एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन के लिए ही है। तो माने आपको संगीत पसंद है तो आप संगीत पसंद है, संगीत, क्रिएटिविटी पसंद है, तब क्रिएटिविटी फ्लोरिश होती है। मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने बच्चों की क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर दिया, बच्चे का टैलेंट ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्हें तो अपनी इच्छा के अनुसार एक नौकर बच्चा बनना था, चाहे वो यूएस में जाके IIT का कोई काम करे, तो उसकी सारी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देता है क्योंकि हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। तब वो क्रिएटिविटी प्रकट होगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सवाल था। एक और मेरे मन में सवाल आ रहा है कि हमारे यहाँ, हमारे पृथ्वी पर इस समय भी, चाहे हम अपने आप को 3D में बोलें, चाहे 4D में बोलें, चाहे कुछ लोग अपने आप को 5D में भी बोलना शुरू हो गए हैं, तो एक ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हैं कि ये खूबसूरत है और ये खूबसूरत नहीं है। तो मतलब ये जो सौंदर्य की परिभाषा है, जिसको मुझे लगता है कि बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है, आप इसका बारे में क्या सोचते हैं? हम सब सुंदर हैं, जैसे सारे मोर सुंदर हैं, कौन सा मोर बदसूरत है? हम अपनी पसंद के क्लोथ्स पहनते हैं, मोर के पास वो चॉइस नहीं है। yes. हम अपनी पसंद की ज्वेलरी लेते हैं। yes. तो ये हम इस चॉइस को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे? नेचुरली करेंगे। इससे भी सुंदर तरह की ज्वेलरी आप पहन सकती हैं, बना सकती हैं, लेकिन अगर किसी की दूसरी है तो आपको ये नहीं लगेगा कि उसकी बदसूरत है। उसके लिए वो सुंदरता है, उसका वो प्रेफरेंस है, और वहाँ पे हायरार्कीज नहीं है, और प्रेफरेंसेस को लिए पूरा रूम दिया जाता है। हर एक को अपनी प्रेफरेंस को यूज़ करना का अधिकार है। तो सर ये बताइए कि क्या कोई बीमार नहीं पड़ेगा? ऐसा तो शायद नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता होगा, है ना? आपको अगर शायद पता हो, बहुत एक्सपेरिमेंट फेमस है ये, जेलीफिश को समुद्र में साइंटिस्ट ने हर्ट किया। शी डाइव डाउन, जब वो वापस आई उसने अपने सारे सेल को रीजनरेट कर लिया। कंप्लीट शी केम आउट एज ए बेबी, कंप्लीट न्यू। तो अगर एक जेलीफिश कर सकती है तो ह्यूमन क्यों नहीं कर सकता होगा, जब हम इसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इन दैट वे बीमारी नहीं होगी, लेकिन तब भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। से हम स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, बॉडी के पार्ट, लिम्स अगर हट गए तो वो सारे रीजनरेट हो सकते हैं। जैसे छिपकली को ही देख लीजिए। यस, छिपकली अपनी टेल को रीजनरेट कर सकती है। ऐसे वो ह्यूमन बीइंग्स क्यों अपनी बाजू yes. कटवा कर नहीं इसको रीजनरेट कर सकते? इन दैट वे बीमार नहीं पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ी तो रीजनरेट कर लेगा, और अगर लिम्स की ज़रूरत पड़ी तो वो रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। मतलब कि हम जो 5D अर्थ का जो सोच रहे हैं उसमें शायद नई टेक्नोलॉजी आएगी हीलिंग की। यस, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो तो अभी काटने पीटने वाली है। नॉट ओनली काटने पीटने वाली, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है। yes. इसका उद्देश्य है कि लोग बीमार रहें, ये बिजनेस ओरिएंटेड है। yes. ये स्वस्थ नहीं देना चाहती। तो ये तो टेक्नोलॉजी में ड्रॉबैक ही है, इसका बेसिक प्रिंसिपल ही रॉन्ग है, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। सबसे बड़ी जो लॉबी है वेपन्स, एनर्जी और थर्ड फार्मा लॉबी है, वो चाहती है कि लोग बीमार रहें। तो ये एक बात है इसकी, उसमें टेक्नोलॉजीज नई है रीजनरेट करने की, और अभी शुरुआत हो चुकी है। आपने विवेकानंद, अगर शायद हैदराबाद में या मैंने बेंगलोर में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप सिर्फ फिंगर रखते हो और वो बॉडी स्कैन करके बता देती है कि क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोस करने के नए तरीके जनरेट होंगे, और जो न्यू हीलिंग सिस्टम है देज आर फ्रीक्वेंसी बेस्ड। तो उस फ्रीक्वेंसी को, बीमारी के अस्वस्थ होने की एक फ्रीक्वेंसी है, हेल्दी होने की एक फ्रीक्वेंसी है, अगर वो फ्रीक्वेंसी रिप्लेस कर दें, दैट इज़ वेरी सटल, देन यू आर कंप्लीटली हील्ड। लेकिन यहाँ पर आपकी सोच भी, आपकी जैसे आपकी जो बीमारी होती है वो आपकी एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम क्रिएट करती है। yes. लेकिन यहाँ पर पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि वो उसको प्रमोट करता है, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कई लोग काफ़ी हेल्दी भी रहते, काफ़ी लोग हेल्दी रह सकते हैं। यस, और डिसईज जो है, जब हम ईज में नहीं होते तो बीमार होते हैं। तो अधिकांश सिस्टम भी बहुत ऐसा है कि लोगों को बीमार
हो जाते हैं, खाने पीने की कमी है, लेकिन फिर भी छोटी लाइफ है और मोस्ट ऑफ द पीपल कभी ना कभी बीमार जरूर पड़ते हैं। तो उसके लिए हम जैसे आने वाले सिस्टम्स हीलिंग ओरिएंटेड होंगे और फ्रीक्वेंसी से इंसान की हीलिंग होगी। एंड दैट टू, मैंने जैसे कहा कि एक जनरेशन जब तो इस्टेब्लिश होने के बाद, जब वो इस्टेब्लिश हो जाएगी तो शायद इनकी भी ज़रूरत ना पड़े। जी जी। फर्स्ट लेवल पे शिफ्ट, देन न्यू सिस्टम, उसके बाद जब ये पूरी तरह हम इस्टेब्लिश हो गए, हमारे बॉडी जो डिविनिटी अनफोल्ड हो गई, तब ये सिस्टम भी रिप्लेस हो जाएंगे, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आप बताइए प्रवीण जी कि हमने काफ़ी विषयों पर बात करी, लेकिन एक विषय जो लोगों के दिल के बहुत करीब होता है इट्स मैटर्स ऑफ लव। आज हमारी एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग है, प्रेम क्या होता है, शादी कैसी होती है, और हमारी सोसाइटी में एक ये भी बीमारी है कि धोखा देना, प्रेम में धोखा देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स। तो इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत लंबा विषय है, जितनी मर्जी बात की जा सकती है इस विषय पे। पहली बात, अगर शादी और प्रेम की बात और धोखे की बात है, जो शादी का सिस्टम है ये प्रेम पर आधारित कतई नहीं है, ये बिजनेस पे आधारित है। Yes, it's a business। तो जब बिजनेस पे आधारित है तो वहाँ प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। पर मैं आपसे यहाँ पर इस बात पे डिफर करूँगी क्योंकि कई मैरिजेस में तब भी प्यार होता है। वो प्रेम मानते हैं, हो सकता है, ये नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन उसका आधार तो गलत है। उसके आधार में ये इनबिल्ट फंक्शन डाल दिया कि अगर वो साथ रहेंगे तो प्यार हो जाएगा, जबकि दो फिजिकल बॉडी हैं, दो मेंटल बॉडी हैं, दो इमोशनल बॉडी हैं, दो डिफरेंट तरह का ब्रॉटअप है, कभी मिले नहीं। अगर एक जनरेशन पहले देखें, ओके आज की जनरेशन थोड़ा लिबरल है, मेरे पेरेंट्स ने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं था, उस समय ऐसी शादी, इवन मेरी शादी भी उस परिवार में भी 500 किलोमीटर दूर झांसी में थी, मैंने उससे पहले कभी नहीं मिला था, प्रपोजल आया, हाँ कह दिया। तो उसमें ये मानना कि प्रेम हो जाएगा तो 50-50 मान लो, 50-50 चांस, आई डोंट नो, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी तो इतनी ही रही। इसलिए ये सिस्टम क्या फ्लॉ है, प्रेम पे आधारित सिस्टम नहीं है। दूसरा, इस सिस्टम को हमें बहुत समझना चाहिए, हम जिस धरती पे हैं, थर्ड डायमेंशन इसलिए इतने लंबे समय तक सस्टेन कर पाई, इसमें मैनिपुलेशन है। हर रिलीजन में सेक्सुअलिटी को बहुत सप्रेस किया हुआ है, उसकी वजह से जो आपने कहा धोखा, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या परवर्स समाज, ये इसकी देन है। ये सारा, ये भी डिसफंक्शनल है, ये भी हटना है। तो अगर आने वाला समाज जो हम क्या समझे कि अब कैसा प्रेम का, हाँ प्रेम, जैसे हमने ओशो को पढ़ा सुना कि आप खुद प्रेम स्वरूप हैं। ओशो बोलते हैं यू आर लव, यू डोंट लव, यू आर लव। तो ये पर इंसान को समझ नहीं आता, क्योंकि हम तो किसी के प्यार में पड़ते हैं, वी फॉल इन लव, राइट? तो वो अब रिलेशनशिप्स कैसी होंगी? प्रेम जो है कॉन्शियसनेस का एक स्तर है, जैसे डर एक कॉन्शियसनेस का स्तर है, ऐसे ही प्रेम एक कॉन्शियसनेस का स्तर है। ये ऑलमोस्ट आधी जर्नी करने के बाद आता है। अधिकांश लोग जो हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, अभी उस लेवल को टच नहीं कर पाई कलेक्टिवली। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि नेक्स्ट डायमेंशन प्रेम पर आधारित है। ह्यूमैनिटी पहली बार प्रेम का अनुभव करेगी, अभी उसने किया ही नहीं। वो किसी और चीज़ को अनुभव मानता है, अपनी डिपेंडेंसी को वो प्रेम मानता है। मैं डिपेंडेंट हूँ अपनी पत्नी पे, या मैं डिपेंडेंट हूँ अपने बच्चों पे कि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो वो मेरी सेवा करेंगे, इसको वो प्रेम मानता है। और बच्चे प्रेम मानते हैं फादर को, वो बताता है कि हमारे पास इतनी कमी थी, मैंने ये सेक्रीफाइस करके तुम्हें पढ़ाया, तो वो ऑब्लिगेशन के बोझ को प्रेम मानते हैं दोनों तरफ से। ये प्रेम नहीं है, अनुभव ही नहीं है। मैं गारंटी से मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जब घटित होता है तब पता लगता है कि वो क्या था। तो आने वाले समय में हम एक डिवाइन कपल्स के रूप में उसको प्रेम को अनुभव कर पाएंगे, अनुभव करने के एलिजिबल होंगे और करेंगे सबके सब, पूरी ह्यूमैनिटी। वही प्रेम होगा, वही वननेस का आधार बनेगा। तो क्या किसी को किसी और के प्रति आकर्षण नहीं होगा? क्यों नहीं हो सकता? जैसे ये भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई मदर है, उसके 3 बेबी हुए, मान लो पहला बेबी था, उसने उसको प्यार करती थी, अब अगर 2 हो गए तो क्या 50-50 हो गया, या 3 हो गए तो 33% बचा? नो, जो प्रेम है ये क्वांटिटी नहीं है, ये एक एहसास है, ये डिवाइड नहीं होता। इन दैट वे
आकर्षण भी होगा और प्रेम भी होगा। जी, तो ये तो आने वाला समय ही हमें बताएगा कि हम किस तरह के एक समाज की स्थापना करेंगे अपनी सोच से, जी। अपने कॉन्शियसनेस के स्तर से। हम जिस नए समाज की स्थापना करेंगे उसमें हम सभी की भागीदारी रहेगी, बहुत और इक्वल भागीदारी रहेगी। अभी हम एक ऐसे समाज में हैं जिसमें हायरार्कीज में 1% लोग 99 को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो या राजाओं का सिस्टम हो। सेम सिस्टम में कंट्रोल्ड था, उसमें इक्वल भागीदारी हो ही नहीं सकती। हम सिर्फ सोचते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, हम वोट देते हैं, सब मैनिपुलेटिव एक ऐसा सिस्टम है। अगर ये अच्छा होता तो अब तक दुनिया सुधर जाती। कितनी पार्टीज आई, कभी भी नहीं सुधरी, कभी भी नहीं सुधरेंगी, क्योंकि सिस्टम में कमी है। और तब इक्वल भागीदारी क्या होती है ये तब पता लगेगा। स्टिल देयर विल बी पीपल टू गवर्न, जैसे घर को चलाने के लिए कुछ सबके अपने अपने रोल है, मुखिया तो हो ही सकता है, लेकिन भागीदारी इक्वल। तो ये बहुत सुंदर आपका जवाब था। तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप प्रेम की फ्रिक्वेंसी बता रहे हैं कि एक फ्रिक्वेंसी है, प्रेम एक अनुभव है, एक आभास है। हम प्रेम को समझते हैं किसी ने आपको कितना बड़ा गिफ्ट दिया और किसी ने आपके लिए क्या किया, कौन सी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, तो बड़ा प्यार है भाई आपस में। तो प्रेम एक फ्रिक्वेंसी है, तो ये हम फ्रिक्वेंसी को कैसे समझें और हम इस फ्रिक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे चेतना जो डिवाइनिटी है और जितना हम उससे दूर हैं उतनी लोअर फ्रीक्वेंसी है। अगर इसको इस तरह समझें तो सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी है शर्म और अपराध बोध, शेम एंड गिल्ट। ये धीरे धीरे बढ़ती हैं, एंगर, गुस्सा, प्राइड, ये सब हमें लोअर फ्रीक्वेंसी में रखती हैं। फिर डर, जब इन सब पे काम हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, तो प्रेम प्रकट होता है। जैसे आप सोचो कि अगर इस कमरे में कोई भी डेंजरस एनिमल हो, कोबरा आ जाए, बहुत डेंजरस कोबरा, मैं उसको प्रेम कर सकता हूँ अगर मुझे डर ना लगे तो। मैं सिर्फ उसी जानवर को तो प्रेम करता हूँ जिससे मुझे डर नहीं लगता, है ना। तो अगर मुझे उससे डर ना हो, मेरे अंदर डर खत्म हो जाए, तो मैं उसको प्रेम कर सकता हूँ। सो इन दैट वे फ्रीक्वेंसीज जब हम नीचे की लोअर फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं, वो हमारी जो लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमें सर्वाइवल मोड में रखती हैं। हमारी इंस्टिंक्ट सर्वाइवल है कि हम किसी तरह सर्वाइव कर पाएँ। और हमारे अंदर जो अपराध बोध हैं, समाज ने दिए हैं, बच्चों ने, माँ बाप ने बच्चों को क्रिटिसाइज़ किया, तुम किसी काम के नहीं हो, उसकी गिल्ट और शर्म, इन सब पे जब हम काम करते करते ऊपर उठते हैं तो डर हट जाता है, फिर प्रेम प्रकट हो जाता है। वो हायर फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद और भी फ्रीक्वेंसी हैं, फिर ग्रेटिट्यूड आता है और उसके बाद सरेंडर आता है। लोग सरेंडर की सिर्फ बातें करते हैं, रियल किसी ने सरेंडर किया हो, मैं अपनी ज़िंदगी में लोगों से मिला हूँ, लेकिन जो बातें करते हैं उन्होंने सरेंडर की अभी पता भी नहीं सरेंडर क्या फ्रीक्वेंसी है। सरेंडर मीन्स यू डोंट हैव एनी विल, आप जो है डिवाइन विल के लिए काम करते हो। सरेंडर और एनलाइटमेंट में सिर्फ एक कदम का अंतर है। जब तक कोई सरेंडर नहीं करेगा वो एनलाइटेंड नहीं हो सकता। जी, तो मैं आपको इसी संदर्भ में बताना चाहूँगी कि पीएमसी हिंदी पर दोस्तों हमारा द सरेंडर एक्सपेरिमेंट पर जो किताब है, बहुत सुंदर किताब है, उस पर मेरा ही अपना स्वाध्याय है। तो मुझे लगा मैं दर्शकों को बताऊं कि वाकई सरेंडर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक बहुत इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस ही सरेंडर के भाव में रह सकती है। तो सर, आज के लिए आपने हमारे साथ इतना ज्ञान साझा किया और हमें इतनी सारी बातों के बारे में अवगत कराया जो सिर्फ शायद हमने सिर्फ कहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, कहीं थोड़ा बहुत सुना। तो आज आपके द्वारा हमें बहुत चीज़ों पर आपने प्रकाश डाला और हम आपके बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के सुंदर एपिसोड के लिए। दोस्तों, ये एपिसोड जारी रहेगा, बातें अभी बहुत हैं। 5D अर्थ कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। इसको समझने के लिए हम सर को एक बार फिर आमंत्रित करेंगे अपने स्टूडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। लव एंड लाइट। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।